सभी सब्सक्राइबर्स के साथ जो लोग इस वीडियो तक, इस चैनल तक पहुंचे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं वैदिक गणित श्रृंखला के इस 11वें वीडियो में भाग की ध्वजांक विधि के बारे में। जी हाँ, भाग की ध्वजांक विधि के बारे में। वैदिक गणित की जितनी भी विधियां हैं, अधिकतर इस सूत्र में कई बार जो छात्र हैं उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे ध्वजांक सूत्र को पूरी तरह से समझेंगे कैसे। ध्वज जो है, ध्वज शब्द का अर्थ क्या है? आपके पास यहाँ पर शब्द है ध्वज। ध्वज का मतलब होता है आपके पास झंडा, और झंडे की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर आपके पास इस तरह से, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पर इस विधि को ध्वजांक नाम रखने का क्या औचित्य है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी अंक समूह को यहाँ लिखता हूँ, किसी अंक समूह को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो हम कुछ उसे इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई अंक है 56, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 56। तो ये आपके पास इसको ध्वजांक इस वजह से कहा गया है कि आपके पास जैसे एक कोई संख्या है, संख्या का कोई एक समूह है जो आपके पास ध्वज दंड के निचले हिस्से पर लिखा जाता है, और यहाँ पर आपके पास उस ध्वज पताका के लहराते हुए भाग पर आपके पास जो दूसरा समूह है वो लिखा जाता है। तो इस विधि को हम ध्वजांक कहते हैं, और हमारा जो भाजक है उस भाजक को हम इसी तरह से व्यवस्थित करते हैं, इसीलिए आपकी ये ध्वजांक विधि है। एक उदाहरण से हम यहाँ पर ध्वजांक विधि को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 58,764, और इसे हम भाग देंगे यहाँ पर आपके पास 59 से। तो देखिए ध्वजांक विधि में किस तरह से किया जाता है। जिस तरह से अभी आपको ध्वज का डायग्राम बनाकर अंकों को लिखने का तरीका बताया गया था, हमारा जो यहाँ पर भाजक है, उस भाजक में दो अंक है 5 और 9। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार, एक ध्वज के प्रकार से। ठीक है, तो आपके पास ये आपका यहाँ पर हो गया भाजक। अब इस भाजक के बाद आप अंदर यहाँ पर एक रेखा खींच दीजिए। इस रेखा खींचने के बाद यहाँ से आप अपना भाज्य यहाँ पर लिखेंगे। भाज्य लिखेंगे आप 5, 8, 7, 6, 4। अब आप देखेंगे कि आपके ध्वजांक में एक अंक है। आपके मुख्यांक, ये आपका मुख्यांक है, मुख्यांक में भी एक ही अंक है और ध्वजांक में भी एक ही अंक है। तो हम इस भाज्य का पिछला एक अंक छोड़ देते हैं और यहाँ से हम एक विभाजक रेखा खींच देते हैं। आपके पास ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको अपना भागफल प्राप्त होगा, और इस स्थान पर आपको अपना शेषफल प्राप्त होगा। ध्यान से एक एक बात को सुनिए। अब मुख्यांक और ध्वजांक की क्या भूमिका है और इस भाज्य के जो अंक हैं उनकी क्या भूमिका है, उस भूमिका को हम तय करते हैं। यहाँ पर आप जब भाग देते हैं सामान्य तरीके से, तो आपके पास जो संख्या होती है उसी के अंकों में आप या अंक समूह में आप भाग देते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए कि आपको भागफल का पहला अंक प्राप्त करने के लिए इसी भाज्य में से अंक लेने हैं, पहला अंक प्राप्त करने के लिए। लेकिन पहले अंक के बाद आपको भागफल के जो भी अंक प्राप्त करने हैं वो इस भाज्य से प्राप्त नहीं करने, बल्कि संशोधित भाज्य से प्राप्त करने हैं। और वो संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकाला जाएगा वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक एक चरण को ध्यान से देखिए, पूरी विधि आपको अवश्य समझ में आएगी। और हम एक और उदाहरण लेंगे ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ सकें। सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में बिठानी है वो ये है कि आपका मुख्यांक जो है उसे आपको भाग देने के लिए ही काम में लेना है, और ध्वजांक से आपको गुणा करना है। गुणा किसे करना है? जो अंक आपको यहाँ प्राप्त होंगे इन्हें, इसे भाग देने के लिए काम में लेना है और इसे गुणा करने के लिए काम में लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास, ध्यान से देखिएगा, कि 5 जो है, इस भाज्य का पहला अंक 5, उस 5 को हम मुख्यांक से भाग देते हैं। यानी कि हम 5 को 5 से भाग देते हैं। 5 को 5 से भाग देने पर आपको भागफल अंक प्राप्त होगा एक, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और जब 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। वह शेषफल हम 5 से थोड़ा सा आगे और इस अंक से थोड़ा सा पीछे, इनके बीच में यहाँ पर लिखते हैं 0, 0। लेकिन अब आप यहाँ पर एक बात चेक करेंगे कि ये उपयुक्त है या नहीं है। उसे चेक करने का तरीका ये है कि आप इस समूह को सीधे पढ़ेंगे, इसे न जोड़ेंगे, न घटाएंगे, न गुणा करेंगे। आप सीधे इसे एक संख्या की तरह पढ़ेंगे। आपके पास 08 लिखा हुआ है, तो 08 का मतलब हो गया आपके पास 8, और आप इस भागफल अंक को इस ध्वजांक से गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और 8 में से 9 घटाने पर आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी तो हम इसे यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भागफल अंक है उस भागफल अंक को हम 1 कम कर देंगे। यानी कि जब हम इसे 1 कम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। या सीधे आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी आपने शुरुआत ही की है, 5 को 5 से भाग देने पर आपको जो संशोधित भाज्य प्राप्त हो रहा है वह ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो फिर हम 5 में भाग देने के बजाय सीधे यहाँ पर
आप 58 में यानी कि 58 में आप भाग देंगे 5 का। ध्यान से सुनेंगे, 58 में 5 का भाग वैसे तो 11 बार जाता है, 11 को 5 से गुणा करके 55 प्राप्त होता है, तो 58 में 5 का भाग जो है वो आपको 11 बार जाता है और 3 आपका क्या बचता है, शेष बचता है। लेकिन ये 11 में आपके पास 2 अंक हैं, 1 और 1, और हम कभी भी एक चरण में भागफल अंक जो है वह 2 अंक एक साथ नहीं लेते हैं। तो आप अधिकतम भाग दे सकते हैं 9 बार। ध्यान दीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार भाग दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक ही चरण में भाग नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर आपके पास जो 58 है उस 58 में 5 का भाग सिर्फ 9 बार दे रहे हैं, तो आप यहाँ अंक लिखेंगे 9, और 9 को 5 से गुणा करके आपको 45 प्राप्त होता है, और भाग आपने दिया 58 में, और 45 और 58 का अंतर है आपके पास 13, और 13 आपका यहाँ पर शेषफल बचेगा, जो कि हम 58 से थोड़ा सा बाद में यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। और अब हम इस संख्या को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पर, और एक साथ पढ़ने पर ये आपका होगा 137 यानी कि 137 हम इसे पढ़ेंगे। और अब हम फिर भागफल अंक को आपके यहाँ से ध्वजांक से गुणा करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आपको 81 प्राप्त होगा, वो इसमें से हम घटा देंगे, ये इसमें से घटाया जा सकता है, इससे आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, और यही आपका संशोधित भाज्य आएगा, यानी कि अगला भाग आपको उस संख्या में देना है जो आपको यहाँ प्राप्त होगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ जब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 56 प्राप्त होता है। 56 में अब हम भाग देने वाले हैं, अगली स्टेप में हम भाग देने वाले हैं 56 में 5 का। इस संशोधित भाज्य में हम यहाँ पर आपके मुख्यांक का यानी कि 5 का भाग देने वाले हैं। फिर से ये भाग आपका जाता है 11 बार, लेकिन 11 बार हमें भाग देना नहीं है, 11 बार हमें भाग नहीं देना है, हमें अधिकतम 9 बार भाग देना है। तो हम इसमें 9 बार भाग देते हैं, और 9 बार भाग देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 को 9 से गुणा करके 45, और आपने भाग 56 में दिया है तो उनका अंतर आपके पास 11, तो आपका जो शेषफल है वो आपको 11 प्राप्त होगा। तो आपका जो भागफल अंक है 9 वो हम यहाँ लिख रहे हैं, और शेषफल 11 आप इस अंक के बाद यहाँ पर अगले 2 अंकों के बीच में, पहले हमने 58 में भाग दिया था, 58 और 7 के बीच में लिखा था, यहाँ हम 7 और 6 के बीच में लिख रहे हैं, और इसे हम एक साथ पढ़ेंगे 1 1 6, यानी कि ये आपका होगा 116। अब इस 116 में से हम क्या घटाएंगे, हम हमारा जो दूसरा भागफल अंक प्राप्त हुआ है 9, उस 9 को फिर इस 9 से गुणा करते हैं तो आपको फिर से मिलता है 81, इसे हम माइनस करते हैं, घटाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 35। अब हम 35 को फिर से आपके मुख्यांक यानी कि आपका मुख्यांक है 5 से भाग देते हैं, तो भाग आपका कितनी बार जाता है, भाग जाता है आपका 7 बार, और शेष क्या बचता है आपके पास 0। देखेंगे ये उपयुक्त है या नहीं है। अब आप इस विभाजक रेखा को यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर अपना अंतिम शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे हम पढ़ेंगे सीधा 0,4, क्या पढ़ेंगे 0,4, और आप इस 7 को इस 9 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 63 यानी कि 63। तो आप 0,4 यानी कि 4 में से 63 को नहीं घटा सकते, या यूं कहिए कि घटाने से आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो फिर हमें इस भागफल अंक को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, हमें 7 की जगह 6 बार भाग देना पड़ेगा। 7 की जगह हम 6 बार भाग देंगे तो यहाँ पर हम 7 को मिटाकर यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, और जब हम यहाँ पर 6 बार भाग देंगे, 7 बार भाग न देंगे, पहले हम 7 बार भाग दे रहे थे, लेकिन अब हम 6 बार भाग देंगे तो आपका शेषफल जो बचेगा वो आपका यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि 35 में 5 का 6 बार भाग दिया तो आप 30 तक पहुँचे, और 5 आपका शेषफल है, और ये शेषफल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब आपकी संख्या बनेगी यहाँ पर 54 यानी कि 54। तो आप देखिए कि अब आप घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते। तो जब अब आपकी संख्या यहाँ पर 54 बनी, तो आप 54 में से क्या घटाएंगे, आप इस 6 को इस 9 से गुणा करेंगे तो आपको ये भी 54 ही मिलेगा, जिसे घटाकर आपको शेषफल प्राप्त होगा 0। तो आपका भागफल है यहाँ पर 996, और आपका जो शेषफल है वो है यहाँ पर 0। और इस तरह से आपकी भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्योंकि ये विधि थोड़ी सी जटिल है, काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो को आप दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं आप, लेकिन हम आपको और ज़्यादा अभ्यास करवाने के लिए और ज़्यादा अच्छा स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं, और हम उसे भी हल करेंगे एक एक चरण को समझाते हुए। देखिए आपके सामने हमारे भाज्य और भाजक यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर 82,100 में 78 का भाग देने वाले हैं। तो हम वही काम करेंगे, हमने 78 को इस प्रकार से लिखेंगे
और इसके अंदर हम अपना भाज्य यहाँ पर लिखने वाले हैं। भाज्य लिख रहे हैं हम 82100। और क्योंकि आपके ध्वजांक में एक अंक है तो हम याद करेंगे पीछे से यहाँ पर एक अंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक विभाजक रेखा खींच देते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका पहला अंक हम लेते हैं 8 और उस 8 में हम 7 का भाग देते हैं। सबसे पहले हम 8 में 7 का भाग देते हैं। 8 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर भागफल अंक 1 प्राप्त होता है। 8 में 7 का भाग एक बार जाता है और आपको शेषफल भी एक ही प्राप्त होता है। तो हम ये 8 के बाद और 2 के पहले यहाँ पर हम उसे लिख रहे हैं। अब देखेंगे कि ये उपयुक्त है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि आपको इस संख्या को सीधे ऐसे बनाना है 12। 1 और 2 हम उसे पढ़ेंगे 12 नीचे से ऊपर की तरफ, और इसको इससे गुणा करेंगे। इसे गुणा नहीं करना है और इसे गुणा करना है। 1 को 8 से गुणा करेंगे, 8 जिसे कि हम सरलता से इसमें से घटा सकते हैं, और सरलता से इसमें से घटा सकते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 4 हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में इस 4 में हम भाग देंगे यहाँ पर 7 का, क्योंकि 4 7 से छोटा है इसलिए आपको भागफल अंक 0 प्राप्त होगा। 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा और हम कह सकते हैं कि 0 बार जाएगा और 4 पूरा का पूरा ही आपके पास शेष बच जाएगा। तो उस 4 को हम यहाँ पर इस अंक के अगले भाग में और उससे अगले अंक के पहले यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर हम इसे चेक करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे यहाँ पर इस तरह से 4 और 1, यानी कि हम पढ़ेंगे इसे 41। अब इस 41 में से हम इस नए भागफल अंक को इस ध्वजांक से गुणा करते हैं। 0 को 8 से गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है और हम यहाँ पर जो संशोधित भाज्य है वह 41 प्राप्त करते हैं। अब इस संशोधित भाज्य में यानी कि 41 में अगले चरण में हमें क्या करना है कि भाग देना है फिर से आपके मुख्यांक यानी कि 7 का। जब हम 41 में 7 का भाग देते हैं तो 41 में 7 का भाग आपका 5 बार जाता है। 5 बार आपका भाग जाता है तो भागफल अंक में हम लिखेंगे 5 और आपको 7 को 5 से गुणा करके 35 प्राप्त होता है। तो आपका शेषफल है यहाँ पर 6 और 6 हम यहाँ पर लिखेंगे अगले दोनों अंकों के बीच में, और इसे हम सीधे पढ़ेंगे यहाँ पर 60 यानी कि 60 पढ़ेंगे। 60 पढ़ने के बाद हम चेक करेंगे कि ये सही अंक आया है या नहीं है। इसके लिए हम इस 5 को इस 8 से गुणा करते हैं। 5 को जब आप 8 से गुणा करते हैं तो आपको 40 प्राप्त होता है और 40 को 60 में से सीधे सीधे घटाया जा सकता है और आपको मिलेगा 20। तो आपका संशोधित भाज्य जो है वो 20 है। ये आपको धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब आपका ये अंक भी उपयुक्त है और आपका संशोधित भाज्य है 20। और अगले चरण में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 को हम भाग देंगे आपके मुख्यांक यानी कि 7 से। जब हम 20 को 7 से भाग देते हैं तो आपका भाग जाता है इसमें 2 बार। 7 को 2 से गुणा करके 14 प्राप्त होता है और शेषफल आपका होता है यहाँ पर 6। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये अंक उपयुक्त है या नहीं है। उसके लिए हम इसे सीधे 60 पढ़ेंगे। 60 आप इसे पढ़ेंगे 60 और आप इस 2 को इस 8 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 16 और इस 16 को हम यहाँ से घटा देते हैं तो घटाने से आपको प्राप्त होगा 44, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और ये आपके भाजक यानी कि 78 से कम है तो ये आपका उपयुक्त है। तो आपका यहाँ पर जो अंतिम शेषफल है, क्योंकि आप इस रेखा को पार कर चुके हैं इस डॉटेड लाइन को, तो आपका शेषफल आपको 44 प्राप्त होगा और भागफल आपको यहाँ पर 1052 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये ध्वजांक विधि हमने यहाँ पर संपन्न की है और हमने भागफल और शेषफल दोनों यहाँ पर ज्ञात किए हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपके भाजक में यहाँ पर 3 अंक होते हैं, जैसे कि आपको 9, 7, 8 इस संख्या से भाग देना है, तो आपके मुख्यांक में 1 अंक रखने पर ध्वजांक में 2 अंक रखने पड़ते हैं। उस स्थिति में ये विधि थोड़ी सी जटिल हो जाती है और हमें बहुत सी सावधानी रखकर इसकी गणना करनी पड़ती है और ये विधि सरलता से कई छात्रों का ये मानना है कि उन्हें समझ में नहीं आई है। तो ये विधि हम आपको समझाएंगे। और यहाँ तक एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके 5 से बड़े अंक है 7 और 8, यहाँ भी 5 से बड़े अंक है। अगर हम विनकुलम का प्रयोग करें तो इन्हें 5 से छोटे अंकों में बदल सकते हैं और इस विधि को हम और भी सरल बना सकते हैं। लेकिन उन सब बातों के लिए, यानी कि विनकुलम का प्रयोग करने के लिए और यहाँ पर 3 अंकों वाले भाजक से भाग देने के लिए, ये अनिवार्य है कि पहले आप इस विधि का सामान्य रूप से अभ्यास कर लें। जब तक आपको सामान्य रूप में और 2 अंकों के भाजक के साथ ये विधि नहीं आएगी तब तक उससे ऊंचे स्तर पर सीखना क्या है कि आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो आप हमारा ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, इस भाग की विधि को सीखिए और जब आपको लगे कि आप इससे अगले स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम यहाँ पर इस प्रकार के 3 अंकों के भाजक को लेकर और विनकुलम का प्रयोग करते हुए ऐसे उदाहरण आपके लिए लेकर आएंगे और इससे अगले स्तर पर हम ध्वजांक विधि का प्रयोग करना आपको सिखाएंगे और जो भी कठिन प्रश्न है उदाहरण सहित उनको स्पष्ट
करेंगे। हमारे वीडियो के साथ यहाँ पर बने रहने के लिए, इस चैनल पर पहुँचने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वीडियोस, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।